तो करते हैं फिर आज के सेशन को शुरू। तो आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में, ठीक है। तो हम पहले एंशियंट यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में जान चुके थे, बिहार के बारे में। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे आधुनिक बिहार का इतिहास। तो आधुनिक बिहार का इतिहास जो पढ़ेंगे हम यहाँ पर, तो सबसे पहले देख लेते हैं कितने पार्ट में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, है ना। इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ताकि आपको मेमोराइज करने में चीज़ों को आसानी होगी। जिससे सबसे पहले हम यहाँ पर फोकस करेंगे यूरोपियन कंपनी का बिहार में प्रवेश, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा, वास्को डी गामा ने भारत के रूट का सबसे पहले खोज किया समुद्री रास्ते 1498 ईस्वी में। तो उस समय सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे और बिहार में भी सबसे पहले वही आएंगे। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे यूरोपियन कंपनी जो यूरोप से आए थे भारत में, पहले व्यापार के इरादे से आए थे, फिर बाद में वो जाके राज करने लगे भारत पर। तो पहले हम इस पर फोकस करेंगे। देन अगेन वी विल कंटिन्यू टू जनजाति विद्रोह, यानी कि यहाँ पर जनजातीय जितने भी जनजाति थी बिहार में, और नागपुर वाला क्षेत्र जो है, छोटा नागपुर का पठार, जिसको अभी झारखंड के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र में जितने सारे जनजाति थे, वहाँ पर जो भी उसके पुराने रीति रिवाज थे उसके साथ में छेड़छाड़ होने लगे। तो वहाँ पर देखने को मिलेंगे हमें कि अंग्रेजों के खिलाफ जनजातीय विद्रोह, ठीक है, कि वहाँ पर उसके जो व्यवस्था थे पहले से चलते आ रहे थे उसके पूर्वजों से, उसके साथ में छेड़छाड़ करने का नतीजा ये जनजातीय विद्रोह था। इसके बाद फिर हम लोग 1857 की क्रांति देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो, 1857 की क्रांति से पहले यहाँ पर कुछ विद्रोह हुए थे। इससे पहले छोटे से छोटे विद्रोह हुए थे, है ना, एक तरह से कह सकते हो रिवोल्ट जो हुआ था 1857 का। उससे पहले भी कई छोटे छोटे से विद्रोह हुए थे। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, छोटा सा टॉपिक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से करेंगे 1857 की क्रांति को डिस्कस। और यहाँ पर हम लोग फोकस करेंगे बिहार वाले रीजन पे, कि बिहार में इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे। क्योंकि जब हम इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसको हम डिटेल में पढ़ते ही हैं। तो हम बिहार पर यहाँ पर फोकस करेंगे और कुछ यहाँ पर डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे बिहार के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार। तो इसमें क्या योगदान था बिहार का, ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पर पृथक बिहार का गठन, यानी कि बिहार किस तरह से बिहार का विभाजन होगा। उड़ीसा अलग होगा बिहार से, फिर झारखंड अलग होगा, फिर अभी का बिहार जो प्रेजेंट है ये कैसे बनेगा, इन सभी के बारे में आगे जानेंगे। तो यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर इतने सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे आधुनिक बिहार के इतिहास में। इसके बाद फिर हम लोग जो भी बिहार का ज्योग्राफी है या फिर इकोनॉमी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं, सबसे पहले यूरोपियन कंपनी का बिहार में प्रवेश किस तरह से हुआ था उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, आप सभी को पता होगा 1498 यानी कि 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा भारत में आए थे और वहाँ पर जयमोरिन ने उसका स्वागत किया था। इसके बाद, ठीक है, इसके कई सालों बाद इसका यहाँ पर एंट्री होगा बिहार में। तो बिहार में सर्वप्रथम सबसे पहले जो आने वाले यूरोपियन कंपनी थी वो थी पुर्तगाली, ठीक है। तो ये लोग सबसे पहले बिहार में आए थे। और ये हुगली नदी जो कहाँ पर है, कोलकाता में है, यानी बंगाल में हुगली नदी है। तो कोलकाता से मुख्य तौर पे, कोलकाता में एक पोर्ट था, बंदरगाह था, काफ़ी फेमस कोलकाता बंदरगाह जो हुगली नदी पर है, ठीक है। तो वहाँ से गंगा के रास्ते, पानी के रास्ते पटना तक ये लोग व्यापार करते थे। और इस व्यापार में ये लोग बिहार से मुख्य तौर पे यहाँ पर देख सकते हो सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि का व्यापार करते थे। यानी यहाँ से खरीद के बाकी क्षेत्र में, रीजन में या फिर यूरोप में लेके जाके उसको बेचा करते थे। तो ये मुख्य तौर पे इसका काम था इस समय जब ये लोग बिहार में आए थे। इसके बाद, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगाली बिहार में आ चुके थे, आए नहीं थे बल्कि ये व्यापार कर रहे थे। यहाँ पर इसका कुछ कारखाना वगैरह यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं हुआ बिहार में, इसलिए यहाँ पर हम किसी डेट को मेंशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो डचों का आगमन होगा। डच किसको कहेंगे, जो नीदरलैंड के रहने वाले लोग होते हैं उसको बोलते हैं डच, ठीक है। तो नीदरलैंड के लोगों को डच कहते हैं और वहाँ के कंपनी को डच कंपनी कहते थे। तो वो 1632 ईस्वी में पटना में अपना सबसे पहले व्यापारिक केंद्र को स्थापित करेगा। और ये अभी प्रेजेंट डे में पटना कॉलेज जो है ना, यहाँ का जो उत्तरी इमारत है, नॉर्थ बिल्डिंग, ये यहीं पर था इसका व्यापार का केंद्र मुख्य तौर पे। अब यहाँ पर डचों ने जो रुचि दिखाई सूती वस्त्र, सोरा आदि में, इसका व्यापार करते थे ये लोग भी। इसके बाद यहाँ पर थर्ड कंपनी जो है अंग्रेज, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पूरे भारत पे राज करने वाला है, इसके बारे में देखते हैं। 1620 में यहाँ पर इसका एंट्री होगा पटना में,
सबसे पहले, लेकिन ये यहाँ पर टिक नहीं पाते हैं, इसके बाद फिर से इसका एंट्री होता है। तो 1620 में जब ये पटना में आते हैं, पटना के कहाँ पर, आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र को स्थापित कर लिए सबसे पहले। लेकिन यहाँ पर वह 1621 में बंद हो गया था, इसके बाद जस्ट एक ही साल में। और इसको जो वास्तविक सफलता मिली, यानी कि मुख्य तौर पर ये इसके बाद यहाँ पर जम ही गए थे 1651 ईस्वी में, इसको सबसे पहली बार वास्तविक रूप से सफलता मिली। और यहाँ पर इसके बाद ये पावरफुल होते चले गए थे। इसके बाद यहाँ पर अगर देखें हम, तो अंग्रेज यात्री थे एक, जिसका नाम था पीटर मुंडी। 1632 में बिहार में आया था और वो यहाँ पर ऑब्जर्व किए थे, देखे थे यहाँ पर कि व्यापार का क्या संभावना है बिहार में, और यहाँ पर डच कंपनी किस तरह से यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं, अपना व्यापारिक केंद्र को किस तरह स्थापित किए हुए हैं। इन सभी चीज़ को ऑब्जर्व करके यहाँ से गए थे पीटर मुंडी, जो एक अंग्रेज थे। इसके बाद अगर हम देखें, अंग्रेज कंपनी का जो फैक्ट्री था बिहार में, वो वर्तमान में अभी बिहार में कहाँ पर है, जैसे कि गुलजारबाग का रीजन है। जब हम पटना जाते हैं तो वहाँ पर आपको पता ही होगा, गुलजारबाग एक रीजन है पटना का। पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस सर्वे कार्यालय जो अभी का है, वो सब अंग्रेज का उस समय फैक्ट्री था, ठीक है, कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री हुआ करता था उस समय। बाद में फिर वो गवर्नमेंट का बिल्डिंग बन गया जब भारत आज़ाद हो गए थे। इसके बाद यहाँ पर डेनिश कंपनी, कई सारी कंपनियाँ थी, जैसे सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रेंच कंपनी थी। तो सभी के बारे में देखते हैं। तो डेनिश कंपनी, फ्रेंच कंपनी का उतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं है बिहार में, बंगाल वाले क्षेत्र में उसका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है जो हम पढ़ते हैं पलासी के टाइम पर, लेकिन यहाँ पर हम अभी फोकस करते हैं डेनिश कंपनी पर। तो ये कंपनी डेनमार्क कंपनी था, डेनिश कंपनी। 1774 ईस्वी में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री को स्थापित करता है ये, ठीक है। तो सबसे पहले ये कब किए, 1774 में। और देखो इसी टाइम पर, यानी कि 1770 में बंगाल और बिहार वाले क्षेत्र में जिसको बोलते हैं एक तरह से भुखमरी, बहुत बड़े लेवल का है ना, जिसको ग्रेट फेमाइन ऑफ बंगाल कहते हैं, वो भी इसी समय हुआ था। और इस समय तक ये जो है ना पूरा बिहार बंगाल के क्षेत्र में आते थे, यानी कि गवर्न उसको बंगाल से ही किया जाता था। यानी कि अभी देख लो आप, बिहार, ठीक है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, ये सब के सब, और बांग्लादेश, सभी के सभी रीजन बंगाल के अंदर में आते थे उस समय। अब यहाँ पर देखो क्या होता है, एक घटना जिसके बाद अंग्रेज यहाँ पर पावरफुल हो जाएंगे। तो फारूक सियार के टाइम पर जो एक मुगल बादशाह है ना, इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे का कहानी। तो मुगल बादशाह फारूक सियार, जिसका टाइम पीरियड देख सकते हो 1713 से लेकर 19 तक चलेगा, 6 साल के लिए। इस दौरान जब ये एक बीमारी से जूझ रहा था, तो इस अपने क्योर के लिए, अपने इलाज के लिए एक अंग्रेज डॉक्टर को बुलाते हैं जो इसको ठीक कर देता है। तो इसी के खुशी में, ठीक है, ये अंग्रेज़ों को ऑफर करते हैं एक रॉयल फरमान के जरिए कि आप जो है ना यहाँ पर भारत में बिना टैक्स के आप व्यापार कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पर देखो अंग्रेज़ों को भारत में कहीं भी व्यापार करने का और सिक्के प्रयोग करने की मान्यता दी गई। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैग्ना कार्टा का नाम दिया, ठीक है। यानी कि 1717 में एक तरह से कह सकते हो एक बिल पास हुआ, मुगल फरमान पास हुआ, जिसको अंग्रेज़ों ने मैग्ना कार्टा नाम दिया, जिसके तहत इसको यहाँ पर परमिशन मिल गया कि बंगाल में ये लोग अब व्यापार कर सकते हैं। और बंगाल के अलावा भारत के किसी भी रीजन में, क्योंकि मुगल बादशाह के अंदर में जो जो क्षेत्र आते थे वहाँ पर ये कर सकते हैं। तो ये कुछ घटना घट चुके हैं, कब तक, 1717 तक में। अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। बंगाल, ठीक है, बिहार तो बंगाल के क्षेत्र में आ रहे हैं, तो बंगाल के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, और बिहार में एवं अंग्रेज। तो अंग्रेजी कंपनी को 1717 में व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था, ठीक है। और एक तरफ तो इसको यहाँ पर व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गए, दूसरी तरफ बंगाल के नवाब जो अलीवर्दी खां थे, मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, ठीक है। इससे पहले जो थे वो मुगल के अधीन थे, लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ अलीवर्दी खां के टाइम पर कि ये लगभग अलग हो चुके थे मुगल अंपायर से। तो यहाँ पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर नेचुरल सा बात है कि अगर मान लो दोनों अपने आप को पावरफुल बनाना चाहेगा तो आपस में संघर्ष स्टार्ट होगा।
तो इसी के दौरान जब 1756 में अलीवर्दी खान का मृत्यु होगा, उसके बाद इसके नाती, ठीक है, नाती का मतलब ग्रैंड सन हो गया, जो मदर के साइड से, डॉटर के साइड से। तो इसके बाद जो है ना, अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला को गद्दी मिलेगा। तो इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर किस तरह से घटनाएं घटती हैं। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसके नाती सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया गया था। तो ये उस समय उतना इसके पास तजुर्बा था नहीं। तो 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य पलासी का लड़ाई हुआ। अब इसके पीछे कई कहानी है, ठीक है। इससे पहले जो है ना, काल कोठरी का घटना घटा था, जहाँ पर सिराजुद्दौला ने कई सारे अंग्रेज को एक छोटे से कमरे में बंद करके उसको मार दिया था। वो भी एक कारण था इस युद्ध के पहले का। और उसको बाद में जाके ब्रिटेन में और बढ़ा चढ़ा के वहाँ पर बताया गया, जिसके कारण इस लड़ाई का एक तरह से बैकग्राउंड तैयार हो गया था। तो इसमें क्या था ना कि सिराजुद्दौला का जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफ़र। अब यहाँ पर अंग्रेज साइड से मीर जाफ़र को ऑफर आया कि आप सिराजुद्दौला को धोखा दे दो, हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। लेकिन यहाँ पर ये नहीं सोचे कि अगर हमको बनाएगा तो क्या हमारे पास वास्तविक तौर पे पावर रहेगा फिर या नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक फिल्मी स्टाइल में, जब मान लो यहाँ पर सिराजुद्दौला था, इस तरफ में अंग्रेज था, अब यहाँ पर जो सिराजुद्दौला का सैनिक था ना, ये इधर मुड़ के इधर इसके पीछे आ गया, अंग्रेज के पीछे आ गया, और यहाँ पर ये अकेला बच गया सिराजुद्दौला, और यहाँ पर इसको फिर बाद में मार दिया गया। तो इस तरह से बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि प्लासी के युद्ध में जो कब लड़ा गया था, 23 जून 1757 को, इसमें सिराजुद्दौला अंग्रेजों से एक तरह से कह सकते हैं हार गया, क्योंकि यहाँ पर धोखा इसको दिया गया था मीर जाफ़र की तरफ से। और बाद में जाके मीर जाफ़र को गद्दी पर, बंगाल की गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन उससे जितने भी दीवानी राइट्स थे वो छीन लिए गए। यानी कि जितना भी टैक्सेशन का काम है, यानी कि एक तरह से कर वसूलना है, तो वो सारे काम अंग्रेज करेंगे, पैसे का काम। और जो भी प्रशासनिक काम है, कुछ फंड वहीं से दिए जाएंगे मीर जाफ़र को, वो प्रशासन संभालेंगे। तो यानी कि सारा का सारा यहाँ पर धन किसके पास जा रहा, अंग्रेज के पास। तो एक तरह से यहाँ पर ये मीर जाफ़र एक कठपुतली नवाब बनकर रह गया था। तो ये इससे परेशान होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ कुछ कदम उठाना चाहते हैं मीर जाफ़र, जिस कारण से इसको हटाकर, ठीक है, मीर जाफ़र को हटाकर अंग्रेज़ों ने इसके दामाद को, जिसका नाम था मीर कासिम, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देता है। ये कब हुआ घटना, ये 1760 में, ठीक है। यानी कि लगभग 3 साल के लिए ये रहेगा मीर जाफ़र बंगाल का नवाब। इसके बाद यहाँ पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देता है। लेकिन मीर कासिम जो मीर जाफ़र से है उससे एक कदम आगे रहता है। अभी तक क्या था कि अंग्रेज़ों पर कोई भी कर नहीं लगता था व्यापार करने के दौरान, लेकिन यहाँ के जो इंडिजिनस व्यापारी थे, यानी कि भारतीय व्यापारी, उस पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगते थे, जिस कारण से वो काफ़ी पीछे रह जाते थे अंग्रेज़ों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर मीर कासिम ने जो इंडियंस थे वहाँ उस पर जो कर लग रहे थे व्यापार करने पर, उसको हटा दिया। अब हटाने से क्या हुआ, प्रॉब्लम खड़ा हो गया अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि वहाँ पर अब लेवल में आ गए। तो इस कारण से यहाँ पर मीर कासिम को भी सत्ता से हटा देगा अंग्रेज, और बाद में फिर से जाके मीर जाफ़र को ही गद्दी पर बैठा देता है। तो इस तरह से, तो इस कहानी को यहाँ पर समराइज करके आपको फिर से एक बार, मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी को मुंगेर, ठीक है, मुंगेर आपको मिलेगा भागलपुर के बगल में, तो मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया। और फिर यहाँ पर एक फ्रेंच कंपनी जो थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके मदद से यहाँ पर एक बंदूक बनाने का कारखाना भी स्थापित किया। अब यहाँ पर ये सारी घटनाएं अभी आपको हम बता ही दिए कि व्यापारियों पर से कर को समाप्त कर दिया गया, और ये व्यापारियों के लिए, ब्रिटिश व्यापारियों के लिए परेशानियों का सवाल बन गया। और इस कारण से अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया, क्योंकि यहाँ पर कुल मिलाकर एक कठपुतली सरकार चाह रहे थे अंग्रेज, जिसको वो जो जैसे चाहे वैसे चला सके। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट घटना घटती है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो 1763 ईस्वी में मीर कासिम को भागना पड़ गया बंगाल छोड़कर, और वो पटना में, ठीक है, अंग्रेज का एक फैक्ट्री था वहाँ पर अधिकार कर लिया। और उसके बाद जो अवध वाला रीजन था, जो अभी के यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, अवध के नवाब उस समय शुजा-उद-दौला थे, ठीक है। और यहीं पे शुजा-उद-दौला के यहाँ शरण लिए हुए थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, क्योंकि इसका भी कहानी अलग है, क्योंकि दिल्ली में आक्रमण हो गया था बाहर के लोगों का, जैसे कि अब्दाली वगैरह का।
तो इसीलिए हाँ, तो इस कारण से यहाँ पर मुगल बादशाह भी थे शाह आलम द्वितीय, और ये जो बंगाल के नवाब थे मीर कासिम जो भाग कर आए थे, ये तीनों मिलकर, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध को छेड़ते हैं। तो तीनों यहाँ पर एक तरफ थे, और इसका सेना जो भी कह लो, और एक तरफ अंग्रेज थे। तो अंग्रेज में हेक्टर मुनरो यहाँ पर इसको लीड कर रहे थे, इसके नेतृत्व में अंग्रेज लड़ाई लड़ने वाले थे। तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में एक युद्ध लड़ा जाता है, जिसको बक्सर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जानते हैं। इस युद्ध में संयुक्त सेना की हार हुई, यानी कि यहाँ पर जो भी थे, शुजाउद्दौला का सेना, मीर कासिम का और मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड का, ये तीनों हार जाते अंग्रेज से, और ये एक तरह से बहुत बड़ा जीत था अंग्रेजों के लिए। अब इसके बाद, ठीक है, इसके बाद काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा भारत के इतिहास में, इसके बारे में देख लेते हैं। इस युद्ध के बाद, जैसे 64 में युद्ध हुआ, इसके जस्ट एक साल बाद 65 में एक संधि होगा। किसके बीच में? जो मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड है और अंग्रेजों के बीच में, जिसको इलाहाबाद के संधि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये इलाहाबाद में हुआ था। तो इसमें जो है ना, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये वार्षिक देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, और बदले में बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, इन सभी का दीवानी राइट, यानी कि लगान का वसूली करना, जो भी टैक्स होंगे वहाँ से, उन सभी का वसूली करने का अधिकार अंग्रेजों को चला जाएगा। वो वहाँ से मान लो 1 करोड़ है ना, 1 करोड़ यहाँ पर पैसे को जमा करते हैं टैक्स के रूप में अंग्रेज, तो यहाँ पर 1 करोड़ इसके होंगे, इसमें से 26 लाख ये पहुँचा देंगे साल में शाह आलम सेकंड को, ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल और दिमाग में आता है कि जब यहाँ पर तीनों को हटा दिए थे, तो अंग्रेज उसी समय अपने सत्ता को काबिज क्यों नहीं कर लेते पूरे भारत में? तो वो ऐसा इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर जनता जो है ना, वो मुगल बादशाह को ही अपना बादशाह मानते थे। तो जो भी होगा उसी के ऑर्डर पे होगा। तो अंग्रेज काफ़ी चालाक थे, वो सडन मतलब अचानक ये काम नहीं करना चाहते थे, वो कुछ समय लेकर अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर ये संधि करते हैं, इलाहाबाद की संधि। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर एक तरह से राज हो गया किसका? अंग्रेजों का। इसके बाद यहाँ पर पटना में कुछ इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट जान लेते हैं पटना के बारे में। 1766 में पटना में स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और राजा सीताव राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में धीरज नारायण को हटाकर सीताव राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया, जो यहाँ पर सारे के सारे कर को वसूलेंगे। एक तरह से कह सकते हो अंग्रेजों का रिप्रेजेंटेटिव बिहार में, जो यहाँ पर दीवानी राइट का अधिकार दिया गया इसको। इसके बाद यहाँ पर 1770 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है 1770, इस समय बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ा, ठीक है, सूखा पड़ा, और यहाँ पर कई मतलब लाखों में लोग मारे जाते हैं इस अकाल में, जिसमें जो मुख्य तौर पे रीजन थे पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, ये बिहार के क्षेत्र थे, और बाकी बंगाल के, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, इसको बंगाल फेमाइन के नाम से जानते हैं, तो बंगाल का और भी एरिया था इसमें। तो 1770 में यहाँ पर काफ़ी बड़ा अकाल पड़ता है, तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाता है। इसके बाद, ठीक है, इसके लगभग 13 साल बाद फिर से बिहार में 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ता है, और जांच अधिकारी है ना, इसके पीछे क्या कारण था, इस अकाल के पीछे मेजर जो कारण थे उसका पता करने के लिए, उसको पता करने के लिए जॉन सोर ने एक जो है ना प्रोजेक्ट को शुरू किया, जिसको अन्नागार के निर्माण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या था ना कि एक बड़ा सा बिल्डिंग होना था, जिसमें हम अनाज को स्टोर करके रख सकें और अकाल के टाइम पर उसको हम यूज कर सकें। तो 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गॉडस्टन द्वारा गोल घर का निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो गोल घर का निर्माण किस लिए कराया गया था? तो अनाज को स्टोर करने के लिए। तो ये इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, इसीलिए इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया था। इसको प्लानिंग था कि कहीं और जगह पर भी बनाया जाए, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं होने के कारण इसको पटना में बनाकर ही छोड़ दिया गया था। तो अभी भी आप इसको देख सकते हैं, पटना में गोलघर अभी भी मौजूद है।
तो यहाँ पर ये सारा का सारा कहानी था आपका यूरोपियन कंपनी का बिहार में किस तरह से आगमन हुआ। अब हम यहाँ पर देखेंगे कुछ अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ विद्रोह को जो अंग्रेजों के खिलाफ होते हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में। तो इसमें जो है ना, जितने सारे जनजातीय होते हैं उसके जो कल्चरल जो भी नियम प्रथा होते हैं उसके साथ में अंग्रेज छेड़छाड़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, एक तो हो गया आर्थिक, धार्मिक हस्तक्षेप, क्या करेंगे वो नहीं करेंगे, वहाँ पर हस्तक्षेप करने लगे, जिस कारण से यहाँ पर जनजातीय विद्रोह होते हैं। बिहार में जो प्रमुख विद्रोह होते हैं उसका लिस्ट नीचे दिया हुआ है। इसमें भी कुछ मेजर हैं, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। तो अगर हम यहाँ पर देखें इस लिस्ट में, तो सबसे पहले तमाड़ विद्रोह, इसका डेट यहाँ पर है ना। चेरो विद्रोह, हो विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, संथाल विद्रोह। फिर यहाँ पर सरदारी विद्रोह, मुंडा विद्रोह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये झारखंड वाले रीजन में था, छोटा नागपुर का पठार जो है अभी वहाँ पर इसका लोकेशन है। और इसके जो यहाँ पर लीडर थे बिरसा मुंडा, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर संथाल विद्रोह में कई सारे नाम, जैसे सिंधु, कान्हू, चांद, भैरव, ये सब इम्पोर्टेंट उस समय के लीडर्स कह सकते हैं इस ट्राइब्स के थे। इसके बाद यहाँ पर ताना भगत विद्रोह। तो ये सब इम्पोर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग थे, यानी कि जनजातीय विद्रोह। अब यहाँ पर हम दो को देखेंगे, संथाल विद्रोह को डिटेल में और ये मुंडा विद्रोह को, जिसके बारे में क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। इसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, या फिर ये कब हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था, तो इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संथाल विद्रोह को। इसका यहाँ पर टाइम है 1855 से 56 ईस्वी के बीच में, ठीक है। 1856 से 56 के बीच में ये विद्रोह चलेगा, संथाल विद्रोह। इसमें जो है ना 1857 में क्रांति के 1857 का जो क्रांति हुआ था, इसके तुरंत पहले ये विद्रोह भागलपुर के से राजमहल तक के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसको एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है दामाने को के नाम से भी संथाल विद्रोह को जाना जाता है। तो कभी ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था, यानी कि जो भी इसका शोषण हो रहा था जनजाति का, उसमें जो मेजर विद्रोह था, एक तरह से कह सकते हैं पूरे भारत में, अगर हम इसको भारत लेवल पे भी देखेंगे ना, तो ये सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है, संथाल विद्रोह। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों का इस क्षेत्र में आना था, जो नीति था एक अंग्रेजों का, जिसको यहाँ पर दीकू ओह बोलते थे, द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था जो थे बिहार में, यहाँ पर इसके साथ में छेड़छाड़ हुआ था, इसमें परिवर्तन किया गया था। और यहाँ पर पराहा पंचायत व्यवस्था में भी परिवर्तन इसके मुख्य कारण थे इस विद्रोह के पीछे का। इसका नेतृत्व यहाँ पर जो कर रहे थे इस विद्रोह का, इसके जो मेजर लीडर्स थे वो थे सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। ये चार इसके मुख्य किरदार थे जो इस विद्रोह को लीड कर रहे थे फ्रंट से। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगानी काश्तकारी अधिनियम 1869 संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दी गई। तो यानी कि इसको दबा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, है ना, क्योंकि उस समय जो भी विद्रोह हो रहे थे दबाने का, तो 1857 का भी विद्रोह को दबा दिया गया था। लेकिन इसके बाद जो है ना, देश के लोगों में एक जो राष्ट्रभक्ति होता है वो जगा दिया था इस विद्रोह ने। तो इसी तरह से यहाँ पर इसका भी कुछ इम्पैक्ट था ट्राइबल एरिया में। इसके बाद देखेंगे मुंडा विद्रोह को। अगर हम मुंडा विद्रोह की बात करें तो ये इसका टाइम पीरियड यहाँ पर है 1895 से लेकर 1900 के बीच में। और ये कहाँ पर है, ये झारखंड के क्षेत्र में है, ठीक है। अगर हम इस विद्रोह के बारे में देखें तो ये जनजातीय विद्रोह में सबसे पावरफुल जनजातीय विद्रोह है, क्योंकि ये बाद में हुआ था। इससे पहले जो संथाल के बारे में पढ़ रहे थे वो जो 1856 के आसपास हुआ था, लेकिन ये जो इसका टाइम है ये 1895 से लेकर 1900 के बीच में चला था। इसको यहाँ पर उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, इस रूप में भी जाना जाता है। इस विद्रोह के पीछे जो कारण है ना, एक तो यहाँ पर दिकोओं का द्वारा शोषण था, जो बाहर से आए थे इस रीजन में। यहाँ पर
खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि इसके पीछे का कारण माना जाता है। इस विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा, काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है ये बिरसा मुंडा, ठीक है, इसने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की। उन्होंने स्वयं को सिंह भोगा का अवतार बताया, ठीक है, सिंह भोगा का अवतार बताया। उन्होंने आचरण, शुद्धता, आत्मसुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। इस विद्रोह की इंटेंसिटी के बारे में अगर बात करें हम तो 1899 ईस्वी में ये अपने तीव्र रूप में था, ठीक है, अपने तीव्र अवस्था में था। और इस समय कई अंग्रेजों को इसने हराया। इस विद्रोह के दौरान 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों द्वारा। और 9 जून को, ठीक है, 3 फरवरी को गिरफ्तार हुआ और 9 जून को 1900 ईस्वी में ही एक हैजा बीमारी के कारण उसकी मृत्यु हो गई, जिस कारण से यहाँ पर ये विद्रोह भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लीडर ही मर जाते हैं और वो गिरफ्तार भी हो गए थे। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था को पुनः लागू किया गया और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ये एक तरह का कानून था, पारित किया गया इस क्षेत्र में। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक कानून पास किया गया था इसके बाद, क्योंकि ये इस लेवल का विद्रोह था। अगर ये कानून पास नहीं करता तो, और उस समय इसको आश्वासन भी दिया गया था इस कानून को पास करने के लिए। अब यहाँ पर देखो, ये तो जनजातीय विद्रोह थे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि यूरोपियन कंपनी बिहार में किस तरह से आए, है ना, किस तरह से व्यापार करते थे, कौन कौन से कंपनी यहाँ पर आए। उसके बाद हमने देखा कि जनजातीय विद्रोह हुए बिहार में कितने सारे। अब यहाँ पर देखेंगे 1857 की क्रांति से पहले बिहार में कुछ आंदोलन और विद्रोह हुए थे। तो उस विद्रोह के बारे में देखेंगे जैसे कि बहावी आंदोलन में से कुछ इंपॉर्टेंट आंदोलन थे, तो उसके बारे में चर्चा कर लेंगे जो 1857 से पहले हुए थे। फिर यहाँ पर हम लोग जाएंगे 1857 की क्रांति पर। उसके बाद फिर हम देखेंगे कांग्रेस किस तरह से बिहार में आते हैं, कांग्रेस का फॉर्मेशन देखेंगे। और उसके बाद फिर होम रूल देखेंगे, फिर स्वराज। इस तरह से हम पूरे बिहार का रोल को देखेंगे पूरे भारत की आज़ादी में। तो आज के सेशन को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में।